देखिए, तो ये टेस्ट नंबर वही है जो अभी मैंने अपलोड किया था, यानी कि 5th। तो यहाँ से हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन ए क्या कहता है कि IUCN की रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्य जीव खतरनाक स्तर पर है जिसका संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, कारण क्या है, मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। तो इनका कहना है कि जो नीचे कूट दिए गए हैं उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो जब आप कथन और कारण का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको 4 कूट दिए रहते हैं। फर्स्ट कहता है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड कहता है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड हमारा कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है। और फोर्थ कहता है कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो हमने कथन और कारण देख लिए हैं, कूट भी हमने देख लिया। अब हमें बताना है आंसर कि इसमें से क्या सही होगा। ठीक है, तो देखिए, अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों तो सही है, जो ये बात कह रहे हैं ये दोनों सही हैं, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि IUCN की जो रेड डेटा बुक लिस्ट होती है वो वन्य जीवों के खतरनाक स्तर पर विलोपन को दर्शाता है जिसके संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरी बात कि UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 50 जैविक प्रजातियां विलुप्त होने की श्रेणी में आ रही हैं, यानी कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है ना। मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि तथा प्रकृति के अनियोजित व अनियंत्रित दोहन ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर आंसर है वो बी सही होगा, ना कि ए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में दिया गया था। ऑप्शन है क्योटो सम्मेलन, बी जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, सी Rio+20 सम्मेलन, या डी नुसा दुआ सम्मेलन। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के 4-5 सम्मेलन है जो बहुत इंपॉर्टेंट और इनको घुमा घुमा के खूब क्वेश्चन आयोग पूछता रहता है। चूँकि ज़्यादातर समझौते ऐसे हैं जो एक दूसरे से मेल खाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज होने का कारण यही है। तो 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में 20 से 22 जून 2012 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन Rio+20 सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी व्यक्ति या जो भी एस्पायरेंट मतलब ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो आपको @resource UPPSC करके सर्च कर लेना है। आपको यहाँ पर ये यूट्यूब चैनल हमारा मिल जाएगा। इसमें कम से कम 50+ जो टेस्ट पेपर हैं PCS के और RO के वो सारे अपलोड है, तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर लीजिए। और रिसोर्स UPPSC के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लोगे तो PDF मैं भेजती रहती हूँ, तो उसकी PDF मिल जाएगी तो आपको बहुत हेल्प रहेगी। उसके साथ में मैं कुछ चीज़ों की PDF अलग से एक्स्ट्रा भेजती हूँ। जैसे मैंने अभी पॉलिटी में आपके क्वेश्चन आते हैं ना कि प्रस्तावना की परिभाषा कहाँ से ली गई है, राज्यपाल का पद कहाँ से सृजित हुआ है, और ये आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन पर महाभियोग चलाने का जो भी प्रोसीजर किस देश से लिया गया, तो उसको मैंने शॉर्ट टर्म में मैंने ऐसे लिख लिया। उसकी PDF मैंने अभी मॉर्निंग में ही सेंड की है, तो आपको वो चीज़ें जो एक्स्ट्रा मैं भेजती रहती हूँ वो मिल जाएंगे। मैं अभी UP स्पेशल की कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट ठीक ठाक जो मतलब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UP स्पेशल अभी इसी साल से इंक्लूड हुआ है, आई थिंक पिछले साल से, तो उसके 2 पेपर होने लगे हैं, तो उसका PCS में भी काफ़ी योगदान होने लगा है, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो जो भी नया व्यक्ति है, जैसे 1-2 लोग कमेंट किए थे उन्हें नहीं पता है टेलीग्राम चैनल, तो जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मैं ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देती हूँ। अगर आपको इनकेस नहीं मिल पाता तो आप केवल रिसोर्स UPPSC सर्च कर लो, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल भी @resource UPPSC से सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है वर्ष 1990 में, बी वर्ष 1996 में, सी वर्ष 1995 में, या डी वर्ष 1992 में। जीन बैंक के बारे में बात हो रही तो भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना आपकी 1996 में नई दिल्ली में की गई। जीन बैंक जैव विविधता को संरक्षित करने का पर स्थानीय यानी कि ex situ विधि है। ठीक है,
तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 1996 में। कहाँ पर की गई? तो नई दिल्ली में की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक EPI जारी किया जाता है। ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, बी UNEP द्वारा, सी IPCC द्वारा, या डी FAO द्वारा। ठीक है, FAO जिसको फाओ बोलते हैं शॉर्ट ऑफ टर्म में। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक जो आपका होता है एनवायरमेंट असिस्टेंट करके जो बोलते हैं, तो उसको आपके विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी चेतना के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा जो ऑप्शन है आंसर का वो ए सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपने 2-3 बार आयोग में देखा होगा, आयोग ने खूब पूछा है इसको। तो ऐसे ना जो जो चीज़ें पूछते हैं उसका भी हम देखिए आपको शॉर्ट नोट्स से शेयर करेंगे। तो ऐसे ना पॉइंट में चीज़ें बना लो, उनको 1-2 बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो वो कभी भूलेगा नहीं, और भूलेगा भी तो आखिर इसमें से 1-2 ऑप्शन भूल जाएंगे ना, 1-2 अगर आपका मैच करेगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। ये प्राचीन रचना है और इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अष्टाध्यायी हेमचंद्र, बी महाभाष्य मेरुतुंग, सी प्रबंध चिंतामणि पाणिनि, या डी परिशिष्ट पर्व पतंजलि। अब हमें इसको कूट से इसको मैच कराना है। ठीक है, देखो जैसे आपको इसमें से अगर एक नाम भी याद है आपको, ठीक है, जैसे मुझे ये याद है कि महाभाष्य को आपके पतंजलि ने लिखा है, पतंजलि जी ने इसकी रचना की है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि B4 कहाँ कहाँ आ रहा है। B4 2 में आ रहा है। ठीक है, एक तो ये आ रहा और एक ये आ रहा। अब यहाँ पर अगर एक या 2 और आपको याद है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका परिशिष्ट पर्व है उसको किसने लिखा है? तो परिशिष्ट पर्व को हेमचंद्र ने लिखा है, यानी कि D1। अब यहाँ पर D2 है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हम अगर इसको बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको कम से कम 1 या 2 चीज़ें तो याद ही रहनी है। इतना तो काम करता ही है दिमाग, है ना, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमें नंबर भी मिल जाएंगे। हमें सिर्फ इतना ही करना, नंबर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व करना, आगे बढ़ना है। और बाकी अगर पढ़ाना है किसी को तो मास्टरी कीजिए, अदरवाइज आप एग्ज़ाम को क्लियर करिए, आगे बढ़िए, है ना। तो इनके ना शॉर्ट नोट्स बना लिया करो जो थोड़ा सा टफ लगते हैं, जो लगते हैं कि आयोग खूब पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है कृष्णचंद्र, बी जगत सेठ, सी मीर कासिम, या डी अमीर चंद्र। नवाब सिराजुद्दौला की बात हो रही है। ठीक है, देखिए जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनके विरुद्ध जो षड्यंत्र हुआ था उसमें मीर जाफ़र शामिल था, ना कि मीर कासिम। तो यहाँ पर इन्होंने मीर कासिम दे दिया है जो कि गलत है, मीर जाफ़र यहाँ पर होगा। ठीक है, और सभी लोग भी षड्यंत्र में शामिल थे, कृष्णचंद्र, जगत सेठ, अमीर चंद्र। ये मीर कासिम नहीं है, यहाँ पर मीर जाफ़र हो जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये स्तूप है और ये उसके खोज करता है। ऑप्शन ए सांची का स्तूप, जनरल टॉयलर, बी नागार्जुनीकोंड स्तूप, लॉन्गहर्स्ट, सी भरूद स्तूप, जनरल कर्निघम, डी अमरावती स्तूप, एडवर्ड बेकर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए जो आपका अमरावती स्तूप की खोज है ना वो 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने की थी और ये कृष्णा नदी के तट पर है। तो इसलिए जो इन्होंने अमरावती में बोला है ना कि अमरावती में एडवर्ड बेकर, ये यहाँ पे इन्होंने गलत सुमेलित किया है। यहाँ पर हो जाएंगे आपके कर्नल मैकेंजी। ओके, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि PDF को देखिएगा, उसमें से क्या होता है कि आपको ईयर हुआ या कोई और फैक्ट हुआ वो भी पता चल जाता है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर मिल गया डी। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन एवं महावीराचार्य को अपने दरबार में प्रशय प्रदान किया, यानी कि आश्रय दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए कृष्ण थर्ड ने, बी दंतीदुर्ग ने, सी अमोघवर्ष ने, या डी ध्रुव धारावर्ष ने। कि क्या बात हो रही है कि जिनसेन एवं महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय देने की बात हो रही है। तो राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने जैन धर्मानुयायी थे
इन्हें कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी और इसने जिनसेन एवं महावीराचार्य को अपने दरबार में प्रश्रय यानी कि आश्रय प्रदान किया। जिनसेन ने आदि पुराण तथा महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमोघवर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है जबालोपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी कठोपनिषद या डी मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन ए है ना जबालोपनिषद, ठीक है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इनका प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ था। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि चारों आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वो आपका जबालोपनिषद में मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि निम्न हड़प्पा कालीन नदियाँ तथा उनके किनारे बसे नगरों को में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए राखीगढ़ी घग्गर, बी आलमगीरपुर हिंडन, सी बनावली सरस्वती या डी रोपड़ भोगवा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना। आई होप कि आंसर तो मिल गया होगा, पर एक बार फिर भी हम नए लोगों के लिए बताते हैं। देखिए जो रोपड़ है ये आपकी भोगवा नदी के किनारे ना स्थित होकर के सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यही जो डी ऑप्शन है ये गलत सुमेलित है। ये आपका डी सही गलत सुमेलित है, बाकी सभी तीनों सही सुमेलित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि मजम उल बहरीन किस मुगल शासक की मूल रचना है। ऑप्शन है हुमायूं, बी औरंगजेब, सी दारा सिको या डी फरखुर सियर। इसको जब प्रोनाउंसिएट करते हैं तो कभी कभी फरखुर सियर होता है या फरूख सियर होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बोलने में। तो दारा सिको का जन्म 1615 ईस्वी में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज मंडल के गर्भ से हुआ था। लेनपोल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी। मजम उल बहरीन दारा सिको की मूल रचना है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने संबंधित नहीं है पूछ लिया है। ठीक है, ऑप्शन ए लोक निर्माण विभाग की स्थापना, बी सिंचाई कर लगाना, सी सैनिकों को नगद वेतन देना या प्रारंभ करना, डी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना। तो ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ करना फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। ये प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा जो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस सूफी संत को अनल हक मैं सत्य या ईश्वर हूँ की घोषणा करने के कारण मृत्युदंड दिया गया था। ऑप्शन है राबिया, बी अल गजाली, सी मंसूर बिन हल्लाज या डी अबुल हसन अल हुजवीरी। ठीक है, तो इनको मृत्युदंड दे दी गई थी और ये सूफी संत हैं। तो जो मंसूर आपके एक सूफी संत हैं, ईरानी सूफी संत थे। इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। अनल हक मैं ही ईश्वर सत्य हूँ की मान्यता घोषणा के कारण इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। अनल हक की अवधारणा हिंदू धर्म के अहम ब्रह्मास्मि के अवधारणा के समान है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा मंसूर बिन हल्लाल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस मध्यकालीन शासक ने वूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैनलंका का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है सिकंदर शाह, बी जैनुल अबिदीन मुल्ला शाह या डी जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन शासक जैनुल आबिदीन जो थे उन्होंने वूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैनलंका का निर्माण करवाया था। ये तो इसका नॉर्मल एक आंसर हो गया, लेकिन थोड़ी सी अगर जानकारी आप और रखोगे तो कई सारे आपके क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे। पहली बात तो ये कश्मीर के शासक थे किस समय तक, 1420 से 1470 तक, 1420 टू 1470 ईस्वी तक। ठीक है, लगभग 15 पहुँचते ठीक है लास्ट में। इसके बाद में इसने मतलब जो ये जैनुल आबिदीन है इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो देखो ये इतने लोकप्रिय थे, मतलब लिबरल व्यक्ति थे कि इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो आप पीडीएफ में पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। क्वेश्चन तो आपको पता ही अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन ए कहता है
कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। कारण कहता है आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। यहाँ पर हमने कथन और कारण दोनों देख लिए हैं। कोड आपको पता ही है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा कहता है कि देखिए, अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सत्य हैं और अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या करता है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जातीय प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी बांग्ला, सी हिंदी या डी मराठी। देखो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो कार्य क्षेत्र रहा है वो आपका एमपी रहा है और महाराष्ट्र रहा है। तो ज़्यादातर आपकी हिंदी या मराठी की संभावना हो सकती है। ठीक है। मे भी शायद उन्होंने कभी कोई पेपर अंग्रेजी या बांग्ला में भी निकाला होगा। तो इसका जो बताया है, मतलब पूछ रहे क्वेश्चन में कि किस भाषा में था, तो इसकी जो भाषा थी, मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन 31 जनवरी 1920 को प्रारंभ किया गया था और ये मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, प्रकाशित होता था। तो इस तरीके से आप अगर क्षेत्र को ध्यान में रखोगे तो भाषा का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो जाए, पर कुछ कुछ आइडिया हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, बी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुकी थी। तो ये क्वेश्चन खूब कंफ्यूज करके पूछा जाता है। यहाँ सत्य कथन चुनना है, केवल फर्स्ट, ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए, जो यहाँ इनके आने का क्रम था या जो क्वेश्चन में पूछा है, सबसे पहले आपको याद रखना कि पुर्तगाली भारत आते हैं सबसे पहले। ठीक है। इसके बाद डच आते हैं, इसके बाद अंग्रेजी कंपनी मतलब अंग्रेज आते हैं, फिर इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो फिलहाल आपका सी ऑप्शन सही है, लेकिन ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम पुर्तगाली, इसके बाद में क्रमशः डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी आते हैं। यहाँ पर एक डेनिश मिस्टेक रह गया है, डेनिश, और इसके बाद में फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है। तो पीडीएफ को पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड एलिगिन या डी लॉर्ड कैनिंग। अकाल आयोग के बारे में बात हो रही है, वो भी रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। ठीक है। आयोग की थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। तो लॉर्ड लिटन के समय में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था और इसकी स्थापना वर्ष 1880 ईस्वी में हुई थी। इस आयोग का उद्देश्य सरकार के अकाल एवं राहत संबंधी नीति निर्धारित करना था। ठीक है। तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बहराम जी मालापारी, बी एस बंगाली, सी राधाकांत देव या डी हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है। सेवा सदन के बारे में बात हो रही है। तो वर्ष 1908 में जो सेवा सदन की स्थापना होती वह बहराम जी मालाबारी ने की थी। ठीक है। ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पर भी सही हो जाता है। तो इसका आंसर हमें पता चल गया। खैर, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित में से किन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया था? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, बी एनी बेसेंट, सी मोहम्मद अली जिन्ना या डी उपरोक्त सभी। असहयोग आंदोलन की बात हो रही है, तो उससे असंतुष्ट होकर किन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया था? ठीक है। देखिए, 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इस असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट तथा मोहम्मद अली जिन्ना सभी ने कांग्रेस छोड़ दिया। और 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने की वजह से गांधी जी आहत हो गए थे और उनके द्वारा जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन
वर्ष 1936 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, बी एन.जी. रंगा, सी पट्टाभी सीतारामैया या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन की बात हो रही है। ये आपका होता है 1936 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। ठीक है, महासचिव इसके एन.जी. रंगा चुने जाते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाता है स्वामी सहजानंद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है साइमन कमीशन का गठन, सेकंड पूना पैक्ट, थर्ड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फोर्थ जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना, ये कोड दिया गया है। ए में है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, सी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, या डी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो अब हमें बताना है। देखिए ऐसे तो लग रहा है कि फोर्थ आएगा, इसके बाद में थर्ड आएगा। ठीक है, लेकिन जब ईयर में जाओगे आप तो पहले आपका आएगा फोर्थ, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद में आएगा आपका साइमन कमीशन, फिर आता है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर आता है लास्ट में पूना पैक्ट। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, ईयर वाइज दिया है पीडीएफ में, आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये पुस्तकें हैं और ये लेखक है। ऑप्शन है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, बी लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, सी इंडियन फिलॉसफी अलेक्जेंडर डफ, डी द रिडल्स इन हिंदुइज्म बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। देखिए जो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं वो डॉक्टर राधा कृष्णन है। ठीक है, इंडियन फिलॉसफी के अलेक्जेंडर डफ नहीं है, इसके डॉक्टर राधा कृष्णन है। ठीक है, तो यही यहाँ पर गलत सुमेलित है, राधा कृष्णन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो आपका गलत सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भारतीय नेता ने मार्ले मिंटो सुधारों भारत परिषद अधिनियम 1909 को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महात्मा गांधी, या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो मार्ले मिंटो सुधार था जिसके बारे में आप पढ़ते रहते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 में इंग्लैंड जाकर 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों को बनाने या के बनने में विशेष भूमिका निभाई थी। ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम वर्ष 1909 में पारित हुआ था और इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए अलग का निर्वाचन क्षेत्र तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें कि इस अधिनियम में ही मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात की गई थी और उसका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ ज़्यादा याद रहेगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये सिद्धांत है और ये प्रतिपादक है। ऑप्शन है वेकर, एन केल्डार, बी जीरो बेस बजटिंग पीटर पायर, सी क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत एडोल्फ वैगनर, डी टोबिन टैक्स जेम्स टोबिन। ठीक है, अब यहाँ पर भी इन्होंने पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत का प्रतिपादन है वो जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया था। ठीक है, क्षतिपूरक सी ऑप्शन है। तो इसका एडोल्फ वैगनर ने नहीं, जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाता है। खैर हम इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं है? ऑप्शन है नगद आरक्षित अनुपात CRR, बी रेपो रेट RRR, सी प्राथमिक क्षेत्र ऋण दर PSL, या डी खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, जो ये OMOS शॉर्ट्स में लिखा है ना, उसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस ही बोलते हैं, है ना। तो उपकरण नहीं है ये इन्होंने पूछा है, ये बात को याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदान मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय है। अन्य गुणात्मक उपाय सीमांत निर्धारण MR, साख या ऋण मापदंड,
निर्धारण, साख स्वीकृतिकरण योजना, और या तो विभेदक ब्याज योजना, नैतिक दबाव आदि हैं। तो सी जो है प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदान, पीएसएल, प्राइम पीएसएल जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्राथमिकता क्षेत्र अनुदान जिनको ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से, ऑप्शन है सदैव कम होता है, बी सदैव अधिक होता है, सी सदैव बराबर होता है, या डी बराबर या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ये बताना है। तो देखिए, जब बाजार में अनाजों के दाम गिर रहे होते हैं तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदकर उनके हितों की रक्षा करती है। ये तो नॉर्मल है, सबको पता है। यह एक प्रकार की बीमा कीमत होती है, ठीक है। और इसके बाद में मतलब बीमा कीमत होती है। इसकी घोषणा सरकार बोने से पहले करती है। वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य वह मूल्य है जिसकी घोषणा सरकार रबी तथा खरीफ के समय करती है और इसी मूल्य पर सरकार अनाज खरीदती है। वसूली मूल्य की घोषणा बुआई के बाद कटाई के समय की जाती है। यह एमएसपी के बराबर या उससे अधिक हो सकती है किंतु कम नहीं हो सकती। तो जो ये इन्होंने कहा है ना कि बराबर या उससे अधिक हो सकती किंतु कम नहीं, तो डी ऑप्शन ही आपका सही है। पहली बात तो लैंग्वेज मतलब इकोनॉमिक्स की है, आम लैंग्वेज नहीं है तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप पीडीएफ को पढ़ोगे ना तो फिर आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो क्या कह रहा है आंसर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की विकासमान स्थिति में जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से बढ़ेगा। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ने पूछा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की विकासमान स्थिति में जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बात करते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास जैसे जैसे होता है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता जाता है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का। अब सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र ऐसे तो समझ में नहीं आएगा अगर जो पहली बार इस क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें समझाई जाती हैं और बताई जाती हैं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन का संबंध किस एसडीजी गोल से है। ठीक है, ऑप्शन है एसडीजी नंबर 4, बी एसडीजी नंबर 12, सी एसडीजी नंबर 11, या डी एसडीजी गोल नंबर 9। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2015 यानी कि 2015 में यूएन द्वारा एजेंडा 2030 सतत विकास के लिए 17 लक्ष्य एसडीजी घोषित किए गए हैं और ये वैश्विक राष्ट्रों के लिए भावी विकास पथ का रोड मैप प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने पूछा है कि पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन का संबंध किस एसडीजी गोल से है, तो वो आपके बी यानी एसडीजी गोल नंबर 12 से है। एक सेकेंड, देखिए एसडीजी नंबर तो कई सारे हैं पर उसमें से आंसर का जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो एसडीजी नंबर 12 है। बाकी आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर तो आपको 12 पता चल गया कि मतलब बी ऑप्शन एसडीजी 12 है। लेकिन अगर एसडीजी 4 की बात करें या एसडीजी 11 या एसडीजी 9 की, तो देखिए एसडीजी 11 आपका कहता है कि समुत्थानशील शहर तथा समुदाय, ये आपका एसडीजी 11 की बात कर रहा है। ठीक है, एसडीजी 12 तो हाँ हो गया, पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन। एसडीजी 9 कहता है कि उद्योग नवप्रवर्तन तथा अधोसंरचना। एसडीजी 9 आपका कहता है कि उद्योग नवप्रवर्तन तथा उद्योग संरचना, ये आपका 9 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 4, 11, 9 इसके जो अन्य ऑप्शन है वो भी पता चल गए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर बात होगी तो वो आपकी 4 के द्वारा बात होगी। तो एसडीजी गोल हैं जिनको आपको पढ़ना मतलब याद कर लेना चाहिए। इसके भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका, आयोग इससे भी क्वेश्चन बनाकर पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा स्कीम का प्रारंभ वर्ष है। ऑप्शन ए वर्ष 2014, बी वर्ष 2015, सी वर्ष 2016 या डी वर्ष 2017। ठीक है, तो वर्ष 80 मुद्रा स्कीम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा स्कीम की घोषणा वर्ष 2015-16 के बजट में की गई थी और इसका प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 से किया गया। और यह योजना माइक्रो यानी कि सूक्ष्म स्तर पर उद्यमशीलता को फंडिंग के द्वारा प्रोत्साहित करने की धारणा पर आधारित है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी वर्ष 2015 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि अखिलेश रंजन कमेटी का संबंध है। ऑप्शन ए पर्यावरण विनाश से, बी राज्यपाल की भूमिका से, सी डायरेक्ट टैक्स कोड से या डी किसानों में आत्महत्या की समस्या से। अखिलेश रंजन कमेटी, ठीक है, तो मतलब अखिलेश रंजन कमेटी का गठन वर्ष 2017 में पुराने आयकर कानूनों के स्थान पर डायरेक्ट टैक्स कोड प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट कोड टैक्स से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये संगठन है और ये इसके स्थापना वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन ए IDBI बैंक 1964, सी IFCI 1948, सी IDFC 1996 to 97, डी ICICI 1995। अब इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए जो आपकी ICICI बैंक के बारे में बात हो रही है ना, वो आपकी 1995 ना होकर के 1955 हो जाएगी। 5 जनवरी, ठीक है, 1955 को हुई थी इसकी स्थापना। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो दिए गए हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैंकिंग के संदर्भ में लैब है। ऑप्शन ए लार्ज एरिया बैंक, बी लोकल एरिया बैंक, सी लेजर अकाउंट बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए लोकल एरिया बैंक जो है वो केंद्रीय बजट 1996-97 में घोषित किया गया। ये बैंक निजी क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं और विकेंद्रीकृत बैंकिंग प्रणाली की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, तो बी हो जाएगा लोकल एरिया बैंक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि बर्गसन मापदंड संबंधित है। ऑप्शन ए श्रम अर्थशास्त्र से, बी कल्याण अर्थशास्त्र से, सी विकास अर्थशास्त्र से या डी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो प्रोफेसर ए बर्गसन ने सर्वप्रथम अपने लेख अ रिफॉर्मुलेशन ऑफ सर्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स में सामाजिक कल्याण फलन का प्रतिपादन किया। ये इकोनॉमिक की भाषा है, तुरंत में नहीं समझ में आएगी। मैंने पहले भी बताया कि जब आप PDF को एक बार पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की कौन सी रीति के प्रयोग द्वारा संभव है। ऑप्शन ए गुणात्मक साख नियंत्रण, बी परिमाणात्मक साख नियंत्रण, सी खुले बाजार की क्रिया या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की कौन सी रीति के प्रयोग द्वारा संभव है। ठीक है, तो जब भी ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना होता है तो आप अक्सर देखना कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक तथा साख तथा मुद्रा पर नियंत्रण करने हो तो देश में मुद्रा तथा साख की मांग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। ये रिजर्व बैंक का काम है, ये तो सभी जानते हैं। साख नियंत्रण की 2 विधियां, गुणात्मक साख नियंत्रण और परिमाणात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की गुणात्मक साख नियंत्रण विधि द्वारा संभव है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुणात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए कोयला एवं उर्वरक, बी रसायन, थर्ड रिफाइनरी उत्पाद, फोर्थ कच्चा तेल तथा सीमेंट। उपर्युक्त में से किसे भारत के कोर क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन ए सेकेंड तथा थर्ड, बी केवल थर्ड तथा फोर्थ, सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तथा फोर्थ या डी केवल सेकेंड। ठीक है, तो देखिए भारत में 8 कोर सेक्टर हैं। मैंने एक क्वेश्चन में पहले भी बताया, टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, रसायन इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है,
तो आप अभी जब मैंने बताया तो आपको इसमें से पता चल गया होगा कि क्या क्या सम्मिलित है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि कुछ भी छाप दिया टेस्ट सीरीज वालों ने, कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ अपने वीडियोस के लिए, ठीक है। इसका यूपीएससी ने क्वेश्चन बना के पूछा है, ठीक है, पीसीएस ने भी पूछा और यूपीएससी ने भी पूछा है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन है कि हाँ ठीक है बन जाएंगे तो बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, बट जो 8 कोर सेक्टर होते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसे ना कैसे घुमा के पूछ ही लेता है। कभी वृद्धि हुई है, कभी प्रॉब्लम हो गई सेक्टर में, है ना। तो डी ऑप्शन जो है रसायन, ये आपका इसमें नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए अदरक, बी लिली, सेकेंड हल्दी एंड फोर्थ, सॉरी ये यहाँ पर थर्ड होना चाहिए, ये मिस प्रिंट है, ठीक है। फर्स्ट अदरक हो गया, सेकंड लिली हो गया, थर्ड हल्दी हो गया, फोर्थ आपका प्याज हो गया। तो क्वेश्चन है कि उपरोक्त में से कौन सा से रूपांतरित तने के उदाहरण है। ऑप्शन ए फर्स्ट और फोर्थ, बी थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी, ठीक है। देख लेते हैं कि तने के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आंसर हमारा क्या कह रहा है कि देखो, तना पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। इन्होंने तने के बारे में पूछा है ना। यह प्रांकुर से विकसित होता है और पौधे का प्ररोध तंत्र बनाता है। तो उस हिसाब से सभी रूपांतरित तने के उदाहरण हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। ये जो सभी हैं अदरक, लिली, हल्दी, प्याज, ठीक है, ये सभी तने के उदाहरण हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन है थैलोफाइटा, स्पाइरोगाइरा, सेकेंड ब्रायोफाइटा, मॉस, थर्ड टेरिडोफाइटा, फर्न। तो उपरोक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है। ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, या डी उपरोक्त सभी। देखो इन्होंने कहा कि कौन से सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन, कई बार मैंने बताया कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है। थैलोफाइटा जो है वो स्पाइरोगाइरा, ब्रायोफाइटा मॉस, टेरिडोफाइटा फर्न। तो यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, बी प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, सी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, या डी सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज हुई थी वो 1886 में अल्टमैन ने की थी। तो यहाँ पर जो ईयर आ जाएगा वो 1886 आ जाएगा, ठीक है। और इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केंद्रक की। केंद्रक की खोज आपकी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ही की थी। तो इस तरीके से डी ऑप्शन है वो सही है। लेकिन देखिए आपको तीनों के बारे में पता चल गया। इसका जो आंसर है वो तो जो है वो तो बना ही है, बट ये तीनों चीज़ें पता चल गई तो ऐसे काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। या तो आप 3.5 घंटे की क्लास होगी वो इन्जॉय कर रहे होंगे, या तो मेरा वाला वीडियो इन्जॉय करेंगे। चॉइस आपकी है, 3.5 घंटा देखना है या 2 से 2 घंटे 15 मिनट देखना है, आपकी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाजार में इनो के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम एल्बा, बी फियान, सी जिंक ऑक्साइड, या डी क्यूप्रस ऑक्साइड। तो आज आपको इनो, अगर आपने नहीं सुना कि इनो मतलब इनो तो सुना है और वो क्या होता है तो वो आपको पता चल जाएगा साइंस के द्वारा, है ना। तो बाजार में इनो के नाम से बिकने वाला एंटासिड मैग्नीशियम एल्बा होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Mg कोष्टक में OH2 NgCO3.3H2O। हालांकि ये सूत्र जो है वो तो नहीं पूछेंगे जल्दी, पर फिर भी मैंने बता दिया। यह पेट की अम्लता एवं गैस को दूर करने में सहायक होता है, इसीलिए तो लोग तुरंत पीते हैं चुटकी में काम के लिए। तो ये मैग्नीशियम एल्बा होता है, ठीक है। आई होप इनो के बारे में आपको काफ़ी ठीक ठाक जानकारी मिल गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी उत्पन्न होती है। ऑप्शन है एक प्रोटोजोआ द्वारा, बी एक कवक द्वारा, सी एक शैवाल द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। आप देखते हो ना कि बोलते हैं लोग कि उसे नींद में चलने की बीमारी है या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी है ना। तो निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी जो होती है वो एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होती है
और यह एक परजीवी है, सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन ए एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे परीक्षण में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंगे, बी एक्स किरणें, सी अवरक्त किरणें या डी दृश्य प्रकाश। ठीक है, तो देखिए जो सीटी स्कैन होता है या कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे परीक्षण होता है उसमें एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है तथा रोगों का पता लगाया जाता है। नॉर्मल है, सभी को याद होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, सी नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, डी वॉशिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपने इन पाउडरों को बहुत सुना होगा, बहुत आयोग ने इनका क्वेश्चन पूछा है, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, कास्टिक सोडा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं क्योंकि फैक्चुअल हैं और खूब आयोग फंसाता है। वॉशिंग पाउडर जो होगा आपका यहाँ पर वो आपका सोडियम कार्बोनेट होगा, वॉशिंग पाउडर होगा वो सोडियम, ये सही है। ठीक है, नीला थोथा सॉरी बेकिंग सोडा वो भी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ये सोडियम, एक सेकेंड गलत हो गया, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट इसमें से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो इन्होंने कहा है जो सही नहीं सुमेलित, तो वॉशिंग पाउडर जो होगा वो सोडियम कार्बोनेट होगा, ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये आपका गलत सुमेलित है। ठीक है, और बेकिंग सोडा होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बेकिंग सोडा के बारे में है। तो आप जब पीडीएफ देख लोगे उससे शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, मैंने बोला था मैं अभी आपको शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी, बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम में या इस तरीके से क्वेश्चन को तैयार करने में। आई होप के आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को सामान्य रूप में टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी क्लोरोप्रीन, सी पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन या डी पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, किस एक को सामान्य रूप में टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन को सामान्य रूप में टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में होता है। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मानव के संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बी ऑटो एनालाइजर, सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि मानव के संपूर्ण शरीर या अंगों में असमानता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने हेतु मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का प्रयोग किया जाता है। और मैग्नेटिक रेजोनेंस ये तो इसका आंसर हो गया। और बात कर लेते हैं ऑटो एनालाइजर, इसका प्रयोग किया जाता है ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु। डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपका ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, तो वो जिस तहत जांच की जाती है उसको ऑटो एनालाइजर बोलते हैं। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसे बोलते हैं, तो हृदय की विकृति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखो MRI कितना शॉर्ट में हम लोग सुनते रहते हैं कि MRI होना है, MRI से सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये जब विकृति होती है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको और भी ऑप्शन के बारे में सही से पता चल गया है। बाकी आप PDF देखोगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए ये संस्थान है और ये स्थल है। ऑप्शन ए सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, बी राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद, सी उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान भोपाल या डी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में स्थित है, ये पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है टेस्ट सीरीज में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, है ना। तो जो इन्होंने बोला है ना राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान नई दिल्ली, ये नई दिल्ली में नहीं है, ये देहरादून में है। तो यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सही सुमेलित नहीं है वो यही ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है बताना है। ऑप्शन ए कलाई की अस्थि कार्पलस, बी उपस्थिति के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कार्डियम, सी पसलियों की आपस में जोड़ने वाली अस्थि स्टर्नम, या डी सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो देखिए कलाई की अस्थियों को कार्पलस तथा हथेली की अस्थियों को मेटा कार्पलस कहते हैं। ये डिफरेंस है, कलाई की अस्थियों को कार्पलस और हथेली की जो अस्थियां होती हैं उनको मेटा कार्पलस बोलते हैं। प्रत्येक उपस्थिति के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं, है ना, ये पूछ रहे हैं ना, तो ये कार्डियम नहीं पेरिकार्डियम। इसके बाद पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि को स्टर्नम कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कार्डियम नहीं, इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। यहाँ पर अगर पेरी होता तो सही होता। आई होप यही आंसर आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ पर भी नहीं किया जाता पूछ रहे हैं। ऑप्शन है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, बी फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, सी शरीर के ताप को बनाए रखना, या डी वसाओं का इमल्सीकरण करना। ठीक है, तो देखिए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। इसके बाद में हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। एंड नेक्स्ट यकृत शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। वसाओं का इमल्सीकरण पित्ताशय में जमा पित्त रस द्वारा किया जाता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका pH 7.7 होता है। तो इन्होंने बोला जो सही सुमेलित नहीं है वो डी आपका है। वसाओं का इमल्सीकरण करना पित्ताशय में जमा पित्त रस द्वारा किया जाता है ना, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जठर रस में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है रेनिन, बी पेप्सिन, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड डी ट्रिप्सिन। ठीक है, तो जठर रस में नहीं पाया जाता ये बताना है। अमाशय से जठर रस का स्रावण होता है, यह एक पाचक रस है। इस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रेनिन एवं पेप्सिन एंजाइम होता है, जबकि अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज एवं लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका ट्रिप्सिन ये नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य है। ऑप्शन है जीन अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है, बी यह आरएनए में पाया जाता है, कूट दिया है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए जोहानसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है, डीएनए का छोटा खंड जिसमें अनुवांशिक कोड निहित रहता है तो जीन कहलाता है। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो आपका असत्य है। ठीक है, तो मैं आज ना अभी आपको यूपी स्पेशल से भी कुछ अच्छे फैक्ट अपलोड करूँगी जो आपको पढ़ाई में या आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी यहीं तक रखते हैं। उसमें कुछ वो टेस्ट अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं वो आपके सीसेट के हैं, वो मैंने कई बार करवा ही दिए हैं बहुत सारे टेस्ट में। करंट के भी क्वेश्चन है पर उन्हें मैं आगे अभी कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं आपको यूपी स्पेशल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है।